नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। एक पुरानी हिंदी लोकोक्ति है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनन को दे। यानी स्वार्थी व्यक्ति अधिकार मिलने पर सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन सियासत में रेवड़ियां अधिकार मिलने से पहले ही बांटे जाने लगती हैं। मकसद होता है वोट पाना, सत्ता पाना। फ्री की योजनाओं के आधार पर सत्ता हासिल करने के बाद कई बार राजनीतिक दल घोषणाएं लागू करते हैं। मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, चावल, सिलेंडर और भी न जाने क्या क्या। कॉर्पोरेट की दुनिया में कहा जाता है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। लेकिन फ्री योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले को इससे कोई फर्क नहीं। फर्क शायद उन्हें पड़ता है जो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स के रूप में इन योजनाओं का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की बात की। तब से सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। क्या फ्री योजनाएं बेईमानी है? क्या फ्री योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच महीन सा फर्क है जिसे सियासी दलों ने मिटा दिया है? क्या फ्री योजनाओं पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए या सभी दलों को साथ बैठकर इस मुद्दे पर सहमति बनानी चाहिए ताकि देश के खजाने को चुनावी वादों का बोझ ना सहना पड़े? सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले का फिलहाल हल नहीं निकाल पाया है और कोर्ट कह रहा है कि इस पर डिबेट करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। तो आज इस पूरी बातचीत पर एक बड़ा पैनल हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिनसे इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। चलिए आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सरदार आरपी सिंह जी आ गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी मौजूद हैं। हमारे साथ डीयू से प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक जी आ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में शिवम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। और इस तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी से सैयद फैजल अली जी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नितिन त्यागी जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अब इस मामले पर डिबेट होनी चाहिए, कैसे रोकना है इसे लेकर कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रहा है। फ्री बीज पर, फ्री की पॉलिटिक्स पर अगर रोक लगती है तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है और आपत्ति की वजहें क्या हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए, बैठ के विचार करना चाहिए और कौन से जेन्युइन मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार रियायत देती है अपनी जनता को। और जैसा आपने शुरुआत की थी लोकोक्ति के साथ में कि अपने अपनों को दिए जाए, सरकारें तो ऐसी ही चाहिए जो पूरी की पूरी जनता को बिना जाति धर्म के भेदभाव के सबको अपना समझते हुए सबके फायदे के लिए काम करे, सबके लोक कल्याण की काम करे, लोक कल्याण के जो भी चीज़ें हो सके। देखिए, पास्ट में सरकारों ने मिलकर लूटा है। जिस तरीके से बिजली के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ा करते थे, हर 6 महीने में 2 बार बढ़ जाते थे पहले, आज की तारीख में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और जो लोग बेचारे अपने बिजली के बिलों के आर्थिक रूप से उनके बीच में ही दब गए थे, वो आज अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनके बच्चों को बाहर लैंप पोस्ट पे जाके पढ़ना पड़े। किसी गरीब के अगर इलाज हो जाता है और कैसा भी इलाज हो जाता है दिल्ली के अंदर फ्री में हो जाता है, उसका सरकार खर्चा वहन कर लेती है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है। सरकार मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा तो हक की तरह से लोगों को मिलनी चाहिए। जब हम देश को डेवलप करने की बात करते हैं, डेवलप्ड नेशंस के बीच में लाने की बात करते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि देश में बुलेट ट्रेन चले, पर ये बहुत ज़रूरी कि हर घर में शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंच जाए और वो भी वर्ल्ड क्लास पहुंचे। लेकिन ये कहां तक जायज है कि अगर महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, उसके लिए 484 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली में जहां आपकी सरकार है 20,886 करोड़ का कर्ज है। पंजाब जहां पर आपकी सरकार है 2,82,864 करोड़ का कर्ज राज्य के ऊपर। और ऐसे में देखिए, सरकार पंजाब में अभी आई है और दिल्ली का जहां तक मुझे लगता है कि सीएजी की आपने रिपोर्ट अगर पढ़ी हो तो पिछले 7 साल में लगातार दिल्ली सरकार ने मुनाफे का ही बजट दिया है, कोई घाटे का बजट नहीं दिया और शायद पूरे देश में इकलौती सरकार होगी जो मुनाफे का बजट दे रही है। इन सब फ्री बीज के बावजूद भी दे रही है। आपके कहने के हिसाब से फ्री बीज है, मेरे को लगता है जन कल्याण योजना है। ये कहने का और सोच का फर्क होता है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी और जिस वजह से लोगों ने इसके ऊपर बात भी उठाई कि जो है क्यों फ्री के वादे किए जाते हैं। ऐसी बहुत से लोग हैं जो चुनाव में आने से पहले वादे करते हैं फ्री के। जैसे आपने देखा हो 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने कहा ठीक है सर, कि जल्दी इतना कंप्लीट टैक्स का करिए। पैसा ले आऊंगा, बाहर से काला धन ले आऊंगा कि हर एक को 15 लाख रुपए दे दूंगा, इतना पैसा ले आऊंगा कि जो सैलरीड क्लास है उसको टैक्स में रिबेट दे दूंगा। इस तरीके उन्होंने वादे किए जो वो पूरे नहीं कर पाए। इस तरीके के वादे नहीं होने चाहिए, वादे कैलकुलेशन के साथ होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे और जेन्युइन डिग्री वाले आदमी हैं, वो कैलकुलेशन सही कर पाते हैं, वो दे लेकिन ये पाते हैं। कैलकुलेशन तो सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा होगा ना, लेकिन अगर कोर्ट चिंता इसलिए जाहिर कर रहा सुप्रीम है कोर्ट तो उस मामले की कुछ गंभीरता है, उस मामले की कुछ गंभीरता है। एक वकील ने वहां पे ठीक है। दाखिल किया और मुझे मैं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गेस्ट से अगर भी एक बार डिसीजन नहीं रिएक्शन पहुंची ले तो लूं। उसकी दीपक कोई वजह झाजी, मुझे होगी। ये बताइए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्रा, बिहार, झारखंड, बंगाल, केरल जैसे तमाम राज्य जहां पर रेवेन्यू रिसीट्स जो खर्च हो रही हैं इन स्कीम्स पर 5 से 19% का खर्च हो रहा है, जो कि राज्य के 53% रेवेन्यू है जो इस तरह की स्कीम्स पर जा रहा है। और इन राज्यों में आपकी भी सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्या ये बात चिंता का विषय अब आपके लिए नहीं होनी चाहिए जब एक बड़ी पिक्चर की हम बात करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर में कहना चाहता हूं, स्वांग रचाता झूठ है, स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर, सत्य मौन रहता सदा, चोर मचाता शोर। तो पिछले 7-8 सालों में आप देखिए, एक भाषणवीर प्रधानमंत्री जी मिले, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, नो डाउट। आप भी हैरान हो जाते होंगे कि प्रधानमंत्री जी कल क्या बोले थे, आज क्या बोले थे, कल क्या बोलेंगे। मतलब इतने भाषण बोल दिए वो कि हम सब हैरान है कि कौन सा सत्य है, कौन सा झूठ है। नहीं, उन्होंने मैंने खिचड़ी बना पीएम की दी। बात नहीं की ना, मैं तो आपके सामने एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ ना। आप एसबीआई की रिपोर्ट भी आपको स्वांग लग रही है? आप एसबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, मैं पीएम का भाषण पढ़ता हूं। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाषण दिए। वो किसान सम्मान निधि क्या देते हैं, वो क्या है भैया, बताइए ना देश को। वो कौन से लोगों से, कहां से लाते हैं पैसा, अमेरिका से लाते हैं, चाइना से लाते हैं, बताइए ना देश को आप उज्ज्वला के नाम पे महिलाओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं 2017 में, पूरे भाषण में प्रचार किया, और अब कहते हैं फ्रीबी। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड है ना आपका साहब जी। आप खुद कंफ्यूज हैं और देश की जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। मोदी जी को एक मनोचिकित्सक की जरूरत है, मुझे लगता है ऐसा। मैं उनको स्वास्थ्य के दीर्घायु की कामना करता हूं, ईश्वर उनको शतायु दे, बट एक मनोचिकित्सक की जरूरत है उनको, क्योंकि वो कल कुछ और बोलते हैं, आज कुछ और बोलते हैं, वो अपने भाषणों से ठीक है, पलटी आप मार कह रहे लेते हैं कि हैं। दो बयान हैं। ठीक है भाटी जी, आप भी फटाफट रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊंगी। बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कम से कम सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और जब तक पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर इस पर बात नहीं करेंगी, शुरुआत कैसे होगी बदलाव की? आपकी पार्टी भी इस तरह की मुफ्त जो फ्रीबीज हैं वो बांट चुकी है इससे पहले पास्ट में, लेकिन अब सरकार आपको बुलाएगी तो आप जाएंगे खुले मन के साथ इस कल्चर को रोकने के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि हम किसी पार्टी को घोषणा करने से नहीं रोक सकते। ये राजनीतिक मामला, ये हमारा विषय नहीं है, ये चुनाव आयोग देखे। नहीं, उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात हाँ, उन्होंने ये, हाँ, सेल्फ रेगुलेशन की तो सभी बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात, मूल बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें विचार करने से पहले समझना चाहिए अच्छी तरह कि सरकार कोई बनिए की दुकान नहीं होती कि जो केवल मुनाफा देखेगी। सरकार का काम होता है जनहित देखना, जनता के हित में क्या है और जनता को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दुनिया की कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो कुछ ना कुछ निःशुल्क ना देती हो या अपने नागरिकों की मदद ना करती हो। अपने नागरिकों की मदद अगर सरकार करती है तो उसको ये कह के उपहास उड़ाना कि फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटें, फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटें, ये अपमानजनक है, जनता का अपमान है। नंबर एक बात। दूसरी बात, हाँ, हम ये प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि बसों में फ्री सुविधा ना दें, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, सड़क, रेल, बिजली, पानी, ये तो ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं कि इनके ये भी कहूंगी ना कि हम लैपटॉप फ्री ना दें, बल्कि हम जिन हाथों में लैपटॉप जा रहे हैं उन हाथों को इतना मजबूत बनाएं कि वो खुद कमा कर लैपटॉप खरीदें। यस, आप कह सकती हैं, लेकिन जब तक वो हाथ इतने मजबूत नहीं हो जाते तब तक हमें देना चाहिए। और फिर जिन हाथों ने लैपटॉप बेच दिया आगे, उनका क्या? ये तो आप जांच करिए, आपका जांच का विषय है। ऐसा न, हमने जिस उद्देश्य से दिए थे वो तो उद्देश्य सही था नहीं, ठीक है, लेकिन लैपटॉप की जरूरत इसलिए थी कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत में तकनीकी तौर से इतनी असमानता हो गई। आर्थिक असमानता तो है ही है, ज्ञान की असमानता भी होगी, तकनीकी असमानता हो गई। वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं, एक तरफ बच्चे जानते ही नहीं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है सर, तो उन्हें देना जरूरी था। आप जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी, जो बात हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा, दीपक झा कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। खुद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी चुनावी रैलियों में खुलकर बड़े बड़े वादे किए हैं, तो आज इस बयान का क्या मतलब है? कैसे माना जाए कि आप इसे लेकर गंभीर हैं? पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के उस बयान का निंदा करता हूं जो प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भी प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस की कल्चर होगी है कि
अपशब्द इस्तेमाल करना, लगातार ये नहीं, वो लगातार मैंने आपको टोका नहीं बीच में सर, आपको टोका क्या मैंने, मैं उस समय टोक सकता था जब आप बोल रहे थे, मैं उस समय टोक सकता ना, मैं बोल दूं कुछ आपको, अभी आपको मैं बोल दूंगा पता लगेगा आपको, अभी आपको अभी बोल दूंगा, आपको पता लगेगा, मैं राहुल गांधी को कुछ बोल दूंगा तो पता लगेगा। आप बोलते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा ना, मेरी आदत नहीं है, वो आपकी आदत है, आपको सिखाया गया, आपका डीएनए है, आप डीएनए सुधारिए थोड़ा सा। सर आपकी बात पूरे देश ने सुनी है, मैंने आपको रोका नहीं। सोनिया गांधी वाला डीएनए सुधारिए, गांधी जी वाले डीएनए पे वापस जाइए। चलिए मूल मुद्दे पर आए, कैसे माने कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मैं एक मिनट में मूल मुद्दे पर जाएं कि क्या हमारे यहाँ फ्रीबीज क्या और जन कल्याण क्या है, ये समझे बात को जी। फ्रीबीज में है कि जब आप बिना टारगेट किए हुए सबके लिए कुछ कर देते हैं, टारगेट नहीं करते। जब आप टारगेट करके करते हैं कि हमने तय करना भी इसी सेगमेंट को जरूरत है, इस सेगमेंट की हम चिंता करें, इतना फर्क है। जब आप बिल्कुल कहते हैं नहीं हमने तो सबके लिए बिजली, जब आप बिजली की बात करते हैं, उदाहरण के लिए बिजली की बात इन्होंने करी, मैं याद है जब सरकार आनी थी तो उन्होंने कहते थे हम रिलायंस और टाटा की जेब में से पैसा निकाल कर लाएंगे और हम आपको देंगे। आज 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है, ये फर्क है। दिल्ली जल बोर्ड का 57,000 करोड़ रुपए का घाटा है, उसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट आज तक पिछले 6 साल से नहीं कि उस पर कोई बात नहीं करता। पानी के नाम पे मैं शर्त लगा रहा हूँ, बता दीजिए इनके किसी के घर पे आरओ लगा नहीं लगा, आप फ्रीबी दें तो ऐसा तो थे जो हो भी हो, फ्रीबी के नाम पे सिर्फ डुगडुगी बजाते हैं। सर मैं बात पूरी बात होगा कि हमारी फ्रीबीज जो है वो जन कल्याणकारी योजना है और उनकी फ्रीबीज जो है वो मतलब वेस्ट है और सिर्फ जनता को रिश्वत है, ये कैसे तय होगा? मैंने कहा अगर वो टारगेटेड आप लोगों को दे रहे हैं जिनकी जरूरत है तो वो जन कल्याण है। अगर आप जनडेक सिर्फ वोट पाने के लिए सब कुछ करें तो फिर ठीक है, वो फ्री भी है। अगर आप ये कहते हैं कि तो हमने बीजेपी वोट पाने के लिए नहीं दे रही है, मैंने कहा हम टारगेटेड काम कर रहे हैं बहन, हम तो टारगेट, हमने कहा शौचालय जाएगा, अब घर में जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर में शौचालय जाए तो वो टारगेटेड है ना। ये तो नहीं कि आपके मेरे घर में आकर शौचालय बना दिया, जहाँ गाँव में देहात में जहाँ जरूरत है जहाँ वहाँ पर शौचालय गया, सबके घर में गया, तो वो टारगेटेड है। जब हम ये चिंता करते हैं कि आयुष्मान कार्ड बने तो वो उन फैमिलीज के लिए जिनकी जरूरत है, वो सबके लिए नहीं है। जबकि ये कहते हैं कि दिल्ली में इलाज फ्री, मेरे चैनल से इनकार कर लीजिए, दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में कहीं इलाज फ्री नहीं है, झूठ बोलते हैं। और दिल्ली के अस्पतालों की हालत कहते हैं बहुत अच्छा है, केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी, सबके सब, इवन नितिन भाई भी मेरे ख्याल अपना इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं। मेरे पास आपको डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड दे दूंगा, मैं अपने इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हालत यह कि पिछले दिनों मोहल्ला क्लिनिक के 3 बच्चों की डेथ हो गई, कफ सिर्फ गलत पिला दिया, तो ये स्थिति है वहाँ पर। आप एक बात पूरी सुन लीजिए, जिस बात पर मैं जा रहा था, मेरे चैलेंज स्वीकार करिए, जितने लोग यहाँ पैनल बैठे हैं, कौन नलके से खुला पानी पीता है क्या? केजरीवाल साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ नई दिल्ली जीतते हैं वहाँ पे चाणक्यपुरी में जाकर खुले नलके से 1 हफ्ता पानी पी लें, उसका सरकारी अस्पताल में इलाज करा लें, हो जाएगा ठीक। और हर घर में आरओ लगा है, और गरीब आदमी आज बोतल लेकर पानी लेता है, वो सुन लीजिए हर महीने 1,000-1,200 बोतल में खर्चा है। किसान सम्मान निधि रिलीज करते हैं, आपको पता है ना कितने फेक खातों में गई है वो, ये डेटा आपके पास होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो जो लूप होल्स हैं वो लूप होल सिस्टम के हैं, उसे लूप किए जाने की जरूरत है। लेकिन सर आज जो चर्चा है वो इस बात पर है कि फ्रीबीज को रोके जाने के लिए जिस बातचीत की जरूरत है, क्या राजनीतिक दल उसके लिए तैयार हैं? और आलोक पुराणिक जी, मैं यहाँ पर आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से चाहे विपक्ष में जो पार्टियां बैठती हैं, सत्ता पक्ष में जो है, आपने दोनों के बयान सुने, अब ये कैसे तय होगा कि क्या जन कल्याणकारी योजना है और कौन सी फ्रीबी है? क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से। देखिए सीधी बात यह है कि अगर तो आप समाज के विपन्न वर्ग को, इस वक्त करीब 80 करोड़ लोगों को कोरोना के काल में खाना दिया जा रहा है, वंचित लोग हैं, पैसा चाहिए उनको। लेकिन एक स्त्री जो 2 लाख पर मंथ के पैकेज पे है, मेट्रो में अफोर्ड कर सकती है, डीटीसी में अफोर्ड कर सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल अगर आप कहें कि हर स्त्री को फ्री, तो यहाँ आप बहुत साफ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मंशा क्या है। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। सरकार, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बनिए की दुकान नहीं, सरकार का मतलब ये सबको रिप्रेजेंट करे। इस देश में मीनाक्षी जी 3 इंडिया एग्जिस्ट करते हैं। 5 करोड़ का इंडिया, इंडिया का अमेरिका, बहुत पैसे हैं उसके पास। 40 करोड़ का इंडिया, इंडिया का मलेशिया, मिडिल क्लास है। 80 करोड़ का इंडिया, इंडिया का युगांडा है, जिसको 2 वक्त का खाना भी सरकार दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत दरअसल क्या है? मुफ्त कुछ भी नहीं होता, मुफ्त कुछ भी नहीं होता। कोई अगर मुफ्त ले रहा है तो कोई उसके लिए दे रहा है। अब तय करना होता है कि चीज़ें कहाँ तक चलेंगी। आरबीआई की एक स्टडी है, उसमें बताया गया 2026-27 तक पंजाब पे वहाँ की जीडीपी का 45% कर्जा हो जाएगा। ये अगर देश के तौर पे होते, और पंजाब अकेला राज्य नहीं है, अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मैं XYZ की पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिस नेता को जो वादा करके वोट मिल रहा है वो उसको करेगा। और ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रॉब्लम है।
पॉलिटिकल प्रॉब्लम में सुलझेगी पॉलिटिकल तरीके से, सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। रीजन कि वोट देने वाला भी ये देखता है कि साहब कितना हम इनसे ले सकते हैं। वोटर की मेंटालिटी ये है कि इनसे हमको मिलता ही क्या है, ये सारे लाइसेंस, सारे परमिट, सब कुछ अपने फ्रेंड्स को देते हैं, तो जो कुछ भागते भूत की लंगोटी, भागते भूत की फ्री मेट्रो, भागते भूत की फ्री बस, भागते भूत की फ्री बिजली मिल जाए तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसका सोल्यूशन जो मैं समझ पाता हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता, ना सर्वदलीय समिति कुछ कर सकती। अब इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलने वाला है कि अगर 2026-27 तक पंजाब की इकॉनमी कोलैप्स हो जाए तो विपक्षी दल आके अपना ब्लूप्रिंट पेश करे कि साहब ये कोलैप्स कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो विपन्न तबके को जा रही है कोई चीज तो वो देश के रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस पॉलिटिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी से आप किसी को रोक नहीं सकते। जब तक चीजें कोलैप्स नहीं होंगी, पूरा डूबेगा नहीं, तब तक डिबेट यूं ही चलती रहने वाली है। मैं इसे आर्थिक तौर पर देख पाता हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और पॉलिटिकल रिएक्शन लेना चाहूंगी। और सैयद फैजल अली जी, देखिए अभी अभी बिहार में परिस्थितियां जो है बदली हैं, जेडीयू का साथ अब हो गया है। चर्चाएं तो ये तक चल रही हैं कि नीतीश जी अब 2024 के लिए जो महागठबंधन बने उसका चेहरा हो। अगर आप बड़े गठबंधन का चेहरा बनेंगे और प्रधानमंत्री के सामने आप जो है मौजूद होंगे 2024 की लड़ाई के लिए, तो एक बड़े विजन, एक बड़ी पिक्चर की उम्मीद तो की जाएगी। क्या आपका गठबंधन ही, मैं एक हाइपोथेटिकल सा सवाल आपके सामने रख रही हूं, लेकिन क्या बड़ा दिल रखते हुए कि ठीक है प्रधानमंत्री ने अब अगर ये अपील की है तो अब राजनीतिक दल जो है वो बड़ा दिल रखते हुए आगे आए और इस पर बात करें? हालांकि आलोक जी तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पहले तो आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे और मोदी जी के सामने खड़े होंगे। सबसे बड़ा जो धोखा भारत की जनता के साथ हो रहा है वो यही हो रहा है कि पर्सनालिटीज़ की लड़ाई लड़ाई जा रही है। हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है, इसमें पार्टियां अपने एजेंडे पे, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती हैं। कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि मोदी वर्सेज नीतीश और नीतीश वर्सेज अदर्स होगा। बात कह रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि नहीं, ये बहुत बड़ा चुनावी धोखा हो रहा है भारत की प्रजातंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ। इसको समझना होगा और कम से कम आप लोग जब डिबेट कराते हैं तो इस बात को समझिएगा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि ऐसा होना चाहिए और फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात पर अपोज करना चाहता हूं कि फ्री की रेवड़ियां बोलने वाले वो कौन होते हैं, या हम और आप कौन होते हैं? क्या प्रधानमंत्री अपने जेब से कुछ दे रहे हैं? क्या कोई भी सरकार अपने जेब से दे रही है? ये पूरे भारत की, पूरे भारत की, मैं बता रहा हूं, बोलने दीजिए, आपने सबको समय दिया, बोलने दीजिए। सर सवाल तो पूछूंगा ना, लेकिन आपसे किसकी जेब से जा रहा है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ये पूरे भारत की जो संयुक्त पूंजी है उसमें से जा रहा है। और जो लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज भारत की स्थिति ये है, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, कि 69% भारत $2 से कम की आमदनी पे दिन का गुजारा करता है। उसमें से भी 30% लोग ऐसे हैं जो $1.25 पे दिन भर का गुजारा करते हैं। और उसके बाद सिंह साहब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाइड हैं 80 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके पास। इस हालत में आप आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ये बात कर रहे हैं। मैं बहुत कटु बात कह रहा हूँ, इसलिए कि ज़्यादातर लोग जो चर्चा में परिचर्चा में आते हैं वो एसी रूम से बाहर जा कर के चीज़ों को नहीं देखते। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, गांव और घर में देखते हैं। मैं अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र की अगर बात करूं तो आप जाके देखिए, आज तक आप कह रहे हैं कि आरओ का टैप का पानी, सिंह जी बहुत अदब से मैं कह रहा हूं कि मैं लोटे से पानी निकाल करके पीने वाला व्यक्ति हूं और उसके बाद जनता की लड़ाई लड़ता हूं। और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यही लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए आज जनता हमारे साथ है। दूसरी बात ये कि उदाहरण की बात, पहली तो ये हमें ये अधिकार नहीं है कि हम फ्री बीस को सर्टेन करें, ना सुप्रीम कोर्ट को है। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच को भेज दिया। ये बहुत पॉलिटिकल इशू है और सोशियो पॉलिटिकल इशू। लेकिन ये बात मानेंगे कि यही तो दुर्भाग्य है ना कि 75 साल बाद भी अगर आज हम यही बात कर रहे हैं कि आपके पास जो तबका हाशिए पर खड़ा है उसके लिए कोई ऐसा बड़ा प्लान या ब्लूप्रिंट नहीं है। और आज भी आप यही कह रहे हैं उसको ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो। उसे सशक्त क्यों नहीं किया जा सका इन 75 सालों में? इस सवाल का जवाब है आपके पास या नहीं? बिल्कुल है। 1947 का भारत और उसकी जीडीपी और आज का भारत उसकी जीडीपी, उस वक्त की जो हमारी संस्थाएं थी, हमारे पास जो संरचनाएं थी, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, और आज ये लोग भले कह सकते हैं कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो 164 करोड़ की आबादी का कोई फैक्टर आप कंसीडरेशन में रखेंगे, नहीं रखेंगे पॉपुलेशन का? 1947 की आबादी और 2022 की आबादी का कोई आपको मतलब है या नहीं? सर मैं कंफ्यूज नहीं हूं, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल जानकारी। आप मुझसे 2 घंटे बाद आप 1947 और 2022 की तुलना कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर,
और क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या को आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, ये कैसे हो सकता आपका है? सवाल क्या है प्रिसाइसली, आप क्या पूछना मेरा चाहते हैं? सवाल ये है कि क्यों आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो हाशिए पर खड़ा है? ये ब्लूप्रिंट ही था के कामराज का कि जब अर्ली 80s में या लेट 70s में जब उन्होंने मिड डे मील शुरू किया था, इसलिए कि उनको अंदाजा हो गया था कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो आज नेशनल प्रोग्राम है, ये विजन ही ठीक है। था। दूसरी इससे बात किसी को सुन इनकार नहीं लीजिए, है। दूसरी ठीक है सर, बात आप अपनी बात रख चुके हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है शिवम त्यागी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आएंगी इस पर बात करने के लिए, तो इस पर एक सहमति, एक कॉमन पॉइंट ऐसा कैसे बनेगा जहां से बदलाव की शुरुआत होगी? एक पार्टी जिसके पास सिर्फ एक ही राज्य है और उसको वही राज्य चलाना है और उसको प्रधानमंत्री आने वाले समय में अपनी पार्टी से देना है, वो कभी इस बात पर एग्री नहीं करेगा। और बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं कि हास्यास्पद, ये वही राज है जिसने देश को दिशा दी है। आधा घंटा नहीं, इसलिए नहीं, आधा आप घंटा लोग इसलिए थोड़ी ना सुना था आपको कि आप बीच में हम लोग हमेशा पछाड़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए। और आयरनी देखिए, और हास्यास्पद बात यह है कि गरीबी में पर व्यक्ति आय कितनी है उसको डॉलर और सेंट में बता रहे नेताजी। अब बिहार में डॉलर और सेंट अगर आप किसी को समझाने लगे, वो गरीब आदमी कहां से पॉलिसी में आती है? ठीक है, ये आपकी अज्ञानता है। मतलब this is wrong। आपके बगल में इकोनॉमिस्ट, आपके बगल में इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं। सर, वो इकोनॉमिक्स यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं, जनता इकोनॉमिक्स नहीं है। किसमें आता है रिपोर्ट, किसमें आती है? सर, पर्सनल टिप्पणियां नहीं, प्लीज 1 to 1 करेंगे। जानकारी नहीं है, एक-एक करके। अरे पूरे देश को नहीं आता भाई, डॉलर समझ में नहीं आता, पूरे देश को समझ में नहीं आता। आम जनता अभी चले आपको लेके कैमरा लेके, ठीक है, आप लोगों को मैंने लड़के टाइम क्यों किल करना चाहते हैं? मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ, ये बाद में खूब गालियां देने कोई परेशानी नहीं। सर प्लीज एक-एक करके, आपकी बात पूरी हो गई डॉलर नहीं सर। समझ ठीक में है आता है। सर, प्लीज। बिहार किसने कहा? डॉलर किसे समझ में आता है, नहीं आता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि फ्री पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी तैयार है? प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है सर, मैंने please। मैंने नहीं, माना एक-एक डायरिया एक कॉमन चीज है, लेकिन वर्बल डायरिया इतना भी नहीं होना चाहिए कि 30 सेकंड में ना सुन पाओ ठीक है, दूसरे को। तो फैसला सुन लीजिए, लीजिए प्लीज। एक-एक करके। आपकी बारी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लालू जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, मैं तो कहता हूं बहुत शानदार लड़ाई लड़ी। 90s में जिस आदमी ने 900 करोड़ का घोटाला कर लिया, जिसको मैं आज की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो करीब 7600 करोड़ का घोटाला होता है, बहुत शानदार सेवा करी आपने सर। भूरा बाल साफ करो करके बिहार में किस तरीके से सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया आपने, बहुत शानदार आपने तारीफ करी है उसकी। अब आगे आता हूं, आपने कहा कि इस पर बात होनी चाहिए, कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब तक इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे चलेंगी तब तक यहां ऐसा होना संभव नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राष्ट्रीय पार्टियों का क्या स्टेटस है? मैं बिल्कुल बताता हूं आपको, उस पर भी आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, सबको पता था पंजाब पर कितना कर्ज है, सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। बावजूद पंजाब के चुनाव में, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की बात हुई हो, चाहे इसके अलावा और किस्तें देने की बात हुई हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई हो, चाहे पानी फ्री देने की बात हुई हो, आज तक भी देते हैं। लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ, जब चुनाव जीत गए, लेकिन राज्यों की बात नहीं है ना शिवम यहाँ पर सिर्फ। प्रधानमंत्री ने भी तो ये कहा था ना कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। Absolutely। हो क्या रहा है? किसान सम्मान निधि देनी पड़ रही है। बिल्कुल, किसान होना सम्मान नहीं चाहिए था ना। किसान सम्मान निधि इसीलिए बात है। किसान सम्मान निधि इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि किसान के हालात जिस तरीके से पूरे 50-60 सालों में रहे, वो बेइंतहा खराब तो रहे। या तो 2022 और दूसरी चीज, हम उस देश में हैं, हम उस देश में हैं जहां प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कहते थे कि नीचे तक सिर्फ 15 ही पैसे जाते हैं, 85 जो है आज भी नहीं पहुंच पाते। कम से कम उस सिस्टम से लड़के चीजों को बेहतर तो कर रहे हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात तो कर रहे हैं। आज कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहने की हिम्मत तो रखते हैं कि सुनिए, चीजें हमें बेहतर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जिस तरीके से फ्रीबीज। और आप फ्रीबीज में लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी पर, ये पिछले 4 साल से विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है अभी तक। 4 साल से जिस जल बोर्ड की ये बात करते हैं, 2013 से पहले वो 700 करोड़ के प्रॉफिट में था, आज ये 56-57 हजार करोड़ का लोन लेकर बैठे हुए और उसका बैलेंस शीट नहीं दिया। सीएजी 22 चिट्ठियां दिल्ली सरकार को लिख चुका है कि आकर हमें बता दीजिए कैसे क्या होगा। अभी तक कोई जवाब नहीं है। अगर आप इस तरीके से कवर्ड रखेंगे, बैलेंस शीट्स नहीं देंगे, चीजों को नई जनता के बीच में बताएंगे, मैं कहता हूं दीजिए फ्रीबीज अगर आप फायदे का पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं तो। लेकिन आज सब कुछ नुकसान में है, आप कब तक फ्री देंगे? एक समय पर जैसा इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं तो हम कोलैप्स करेंगे और वो खतरनाक होगा। ठीक है, आरोप कहीं है, आरोपों की सूची बहुत लंबी हो सकती है, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, बाकी दलों की बात हो। लेकिन नितिन त्यागी, कहीं पर तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी ना कि ठीक है, यहां से फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, आप जन कल्याणकारी योजनाओं की जब बात करते हैं, एक आपने सेइंग से शुरू किया था, एक लोकोक्ति से शुरू किया था, तो एक लोकोक्ति और जोड़ देता हूं, दोज हु गेट लेस फ्रॉम गॉड शुड गेट मोर इन लॉ।
ये एक बहुत पुरानी सेइंग है, और जहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, जहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, और जहाँ पे आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात करते हैं, तो ये एक शुरुआत है ब्लूप्रिंट की। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो है ये सिर्फ वोटों के लिए होता है? ये लोगों की भलाई के लिए भी तो हो सकता है। आप हमेशा हर चीज़ में राजनीतिक एंगल ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो? जब पानी फ्री मिलता है, या बिजली फ्री मिलती है, शिक्षा फ्री मिलती है, स्वास्थ्य फ्री मिलता है, कुछ भी फ्री मिलता है, या महिलाएं भी बसों में फ्री जा रही होती हैं, तो दिल्ली के अंदर जो महिला बस के अंदर फ्री घूमती है, तो वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली की ही महिला हो। वो किसी भी प्रदेश से आई हुई महिला दिल्ली के अंदर जब बस में बैठती है तो फ्री घूमती है। वो किसी भी पार्टी को वोट देती है, वो फ्री में घूमती होगी। ये कोई ऐसा नहीं जहां पे आपने शुरू में कहा था कि अपने अपने को दिए जाए, अपने अपने की बात ही नहीं है यहाँ के अंदर। और आप ये सोचिए कि जहां आज की तारीख में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर सरकार की तरफ से, देखिए हर आदमी हर चीज में टैक्स देता है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, वो पहली खुराक जो उसको अस्पताल में मिलती है, से लेके शमशान में, तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से कफन के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। हर चीज पे आदमी टैक्स देता है। बच्चा टॉफी खाता है ना, उसमें भी टैक्स आता है। बच्चे हर चीज में हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हक की तरह से क्यों नहीं मिल सकती हैं? ये भीख की तरह से क्यों मिलेंगी? क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ जब जल कल्याणकारी योजना की बात करते हैं और नहीं सुनिएगा, ये बहुत सीरियस है मैं जो बोल रहा हूं। ये हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि लोगों को सस्ता स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, वहीं पे प्रधानमंत्री जाते हैं प्राइवेट अस्पताल का इनॉग्रेशन करके कहते हैं, वो सीधा सीधा ये डायरेक्टली बता रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो पूरे देश का। हम तो बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा। वो प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पर अश्विनी जी को जोड़ना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगा जो त्यागी ने कहा। देखिए, आप जो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि उसमें पैसा ज़्यादा देना, पूरे भारत में सारे राज्यों की अगर जन कल्याणकारी योजनाओं का मद आप देख लीजिए तो 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है जन कल्याणकारी योजनाओं पे। इनको भी अब शायद पता नहीं हो तो पता कर लेंगे। और उसके बाद हंसो नहीं, समझो इसको। ठीक है, आप अपनी बात और क्या है, 10 लाख करोड़ एक बार में सरकार राइट ऑफ कर देती है। ये जो बिलियनर्स का राइट ऑफ कर रहे हैं 10 लाख करोड़, और पूरे भारत की मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की जन कल्याणकारी योजनाओं का खर्च 1 लाख करोड़ है। तो यू हैव टू पुट योर प्रायोरिटीज राइट। आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा। और नॉन मेरिट गुड्स है, लेकिन राइट ऑफ का मतलब ये है कि उस पैसे की रिकवरी नहीं होगी। नहीं, देश को लगता है थोड़ा ये क्लियर करना चाहिए। आलोक जी, जरा इस पिक्चर को आप टेक्निकली 5 लाख करोड़ लोन को समझ गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं चाहती हूँ जितने दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना जरूरी है। आलोक जी, मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, केजरीवाल जी नहीं समझे। आलोक जी जरा एक बार दर्शकों के लिए, ठीक है सर, ठीक है, 5 लाख करोड़। आलोक जी, बार बार ये बात आती है कि इतना राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है सर, एक सेकंड, जरा एक बार जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी बताइए कि राइट ऑफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब ये है कि अब पैसों की रिकवरी नहीं होगी, फंड की रिकवरी नहीं होगी? बताइए कितनी रिकवरी हो चुकी ये भी बता दीजिएगा। ठीक है आलोक जी। देखिए, ऐसा है, डिबेट इस कदर पॉलिटिकल है कि आप किसी भी चीज को कुछ भी प्रूव कर सकती हैं, कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा माइक ऊपर करिए। राइट ऑफ को आप कह सकती हैं कि उद्योगपतियों को दे दिया गया। रिटर्न ऑफ को आप कह सकती हैं कि उन उद्योगपतियों को इतने सरकार ने निकाल के दे दिए गए। मूल मसला ये है कि जो उद्योगपति जिस बिजनेस में है, जिसने इंडस्ट्री चलाई, जिसने रिस्क ली, अब उसका धंधा डूब गया किसी वजह से, उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, उसके निकम्मेपन की वजह से, या उसके करप्शन की वजह से, लेकिन बिजनेस डूब गया। अब बिजनेस डूब गया, बैंक्स ने लोन राइट ऑफ किए कि साहब फिलहाल हमको नहीं मिल रहा, कोर्ट कचहरी में मामला गया, कोर्ट कचहरी में रिकवरी हो गई। डेटा ये सजेस्ट करता है कि पिछले 8 सालों में तमाम तरह के प्रोसेस से रिकवरी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। वो फिगर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मैं कोट कर देती हूँ। वित्त मंत्रालय ने ये बताया है कि बट्टा खाता मद से जो फाइनेंशियल ईयर है 2018-19 उसमें 1 लाख करोड़ रुपए, 2019-20 में 84,000 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 58,000 करोड़ रुपए वसूलने में सफल रहे हैं। कंप्लीट करिए आलोक। entirely 20% extra than 2013. डूबी हुई कंपनियों को आप टैक्स लोन देते हैं ना, डूबी हुई कंपनियों को लोन देते हैं। ठीक है सर, वो बोल रहे हैं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, वो बात कंप्लीट करें क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है, फैक्ट्स ठीक से जाने चाहिए। निवेदन ये कह रहा हूँ, आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है। मूल बात यह है कि कोई कंपनी डूब जाती है, वो निकम्मेपन से डूबे, करप्शन की वजह से डूबे, सरकार उसमें से कितना वसूली कर पाती है, ये प्रोसेस पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में बेहतर हुआ है। बाकी अब मूल मसला फिर उसमें घूम फिर के सारा ये आ जाता है कि साहब सरकार ने उनका लोन उतना माफ़ कर दिया, और ये प्रोसेस कोई आज का नहीं है, ये प्रोसेस पिछले 50 साल से चल रहा है कि बैंक्स
इस प्रोसेस में जाते हैं कि मैंने 1,000 करोड़ लोन दिया, अब ये डूबने वाली कंपनी है, भागते भूत की लंगोटी से ही 200 करोड़ पकड़ कर ले आओ। तो 1,000 करोड़ में से 200 करोड़ लेके आना, ये एक एंगल से कि साहब आपने 800 फिनिश कर दिए, दूसरे एंगल से कि आपका पूरा ही डूब जाएगा 1,000 करोड़ रुपया, कुछ 200 करोड़ लेके आ जाओ। अब इसको पॉलिटिकली आप चाहे जिस एंगल से देख लें, मेरा इसमें मानना ये है कि मूल मसला ये है कि दोनों चीज़ों को एक कंपैरिजन में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर 80 करोड़ लोगों को देश में कोविड से त्रस्त होकर खाने की ज़रूरत है तो उनको हर हाल में दिया ही जाना चाहिए, भले ही उद्योगपतियों से और ज़्यादा ले लिया जाए, कोविड सरचार्ज लगा के ले लिया जाए, उद्योगपतियों को और देना चाहिए इस देश के लिए। लेकिन जब भी ये डिबेट चले कि साहब ये दिस वर्सेस दिस, वैसे ही डिबेट एकदम डिस्टॉर्टेड फॉर्म ले लेती है कि उसमें फिर आप फैक्ट्स पे नहीं आ पाते। इस देश में कोई तो कमाएगा ना, उद्योगपति कमाएगा, मिडिल क्लास कमाएगा, वो पैसा देगा तब इन 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। अभी आप ये कर दें कि टॉप टू डाउन कोई कमाए ना, कोई रिस्क लेना, कोई स्टार्टअप करे ना, कोई बिजनेस करे ना, बिजनेस होगा तो वो डूबेगा करप्शन की वजह से भी, इनएफिशिएंसी की वजह से। वो आखिर में डिबेट पॉलिटिक्स पे आती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। मेरा आर्थिक पत्रकार के नाते यही कहना है। ठीक है अश्विनी जी, अब एक सेकंड, अश्विनी जी, इनएफिशिएंसी करप्शन कुछ भी हो सकता है। एक चीज बता दूं, ठीक है एक चीज अश्विनी जी, अभी मैं एक बार उनका सर, ठीक है सर, टैक्स रिटर्न ऑफ हुआ तो वो क्या दोबारा लिया जा सकता 5 लाख है? करोड़ 5 लाख माफी हो गया? नहीं, वो वापस भी राइट ऑफ को छोड़ दीजिए। ठीक है सर, अश्विनी जी एक रिमार्क देंगे, उनका ओपनिंग रिमार्क हुआ है, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क हो जाए उसके बाद। और गरीब का क्या होगा? ठीक है, मैंने आपका पॉइंट लिया सर, ठीक है, आपके पॉइंट पर आरपी सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन अश्विनी सर प्लीज सर थोड़ी सी आप देखिए सर, अश्विनी जी का ओपनिंग रिमार्क नहीं हुआ है, आई होप कि आप समझेंगे, बाकी सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है सर। ठीक है, आप बोलिए सर, दर्शक देख रहे हैं, दर्शक फैसला कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है सर, अश्विनी जी आप बोलिए। अश्विनी जी मुझे ये बताइए, देखिए हमने भी जब ये चर्चा यहाँ पर आयोजित की तो मकसद ये था कि एक ऐसा मसला जिसे लेकर एक सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रहा है, उस पर सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से आगे बात कम से कम आर्थिक बोझ के आधार पर भी हो। लेकिन देखिए अंत में होता वही है कि इसने ये किया, हमने वो किया, हम सही वो गलत, इसी आधार पर पूरी डिबेट जो है वो फिनिश हो जाती है। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर चिंता जाहिर कर रहा है या चुनाव आयोग की भूमिका की बात हो रही है, क्या कोई इन्फ्लुएंशियल रोल या प्रभावी रोल कोर्ट का या चुनाव आयोग का हो सकता है या इसे सिरे से खारिज किया जाए? जी मीनाक्षी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर में जब सरकारें, खासतौर से इस केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और जब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड स्कीम्स और खास तौर से जो लोक लुभावने वादे, फ्री बीज, इनके बीच में जब डिफरेंस करना मुश्किल होता है, जब वेलफेयर स्कीम्स को हम फ्री बीज से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए लार्जर बेंच को रेफर करते हुए जो रेफरेंस बनाई वो बनाया कि जिस तरह से फ्री बीज की घोषणाएं हो रही हैं उससे राज्य बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से ये इस देश में भी वैसी स्थिति ना पैदा हो जो बाकी कंट्रीज में हम देख रहे हैं। इसलिए इस इशू को लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को रेगुलेट करता है। जो चीज हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं डाल सकते हैं वो चीज अगर हम घोषणाएं करते हैं और खास तौर से जनता को लुभाने के लिए, वो फ्रीबीज की श्रेणी में है। वेलफेयर स्कीम्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड वेलफेयर स्कीम्स है। बेटर रूल ऑफ लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्लीन वाटर, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीडी जस्टिस, फ्री लीगल एड, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एफिशिएंट पुलिस सिस्टम, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी इस बात के लिए होनी चाहिए कि जितने हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उसी हिसाब से हम घोषणाएं करें। जब इन जो हमारे सिटीजन चार्टर जैसी चीजें हैं, इक्वल एजुकेशन जैसी चीजें, उसको बचने के बाद जो पैसा बचे उसको आप फ्रीबीज की चाहे बात कर लीजिए और चाहे आप को सब्सिडी की बात करें। अब हो क्या रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी, मीनाक्षी जी घोषणा कर, बहुत 1 घंटे से आप कर रही हैं, आपने मुझे भी बुलाया, इससे 30 सेकंड का समय दीजिए। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम 1,000 रुपए मुफ्त देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम खाना देंगे, तीसरी कह रही है हम आपके घर में आकर खाना भी बनाकर जाएंगे, सिलेंडर भी हम लेकर के आएंगे, चौथी कह रही है हम स्कूटी पर चढ़ के आएंगे। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं, ये घोषणाएं देश को खासतौर से बैंकरप्सी लेकर जा रहा है। मेरे पास एक स्टैटिक्स है,
है। उत्तर प्रदेश में हर नागरिक पर 22,442 रुपए का कर्ज है और पिछले एक साल से 1,340 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ा। तमिलनाडु में हर परिवार पर 2,63,000 रुपए का कर्ज है और पंजाब में हर व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज है और कर्ज चुकाने को भी कर्ज लेना पड़ रहा है और पैदा होने वाले बच्चे पर 82,500 रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति 41,000 का कर्ज है और पूरे स्टेट का अगर हम कर्ज देखें तो 2.5 लाख करोड़ का है। महाराष्ट्र में 4.7 लाख करोड़ का कर्ज है और देश के हर आदमी पर 98,776 रुपए का कर्ज है। और अगर प्रति व्यक्ति के कर्ज में 27,200 रुपए की इस साल बढ़ोतरी हो गई तो कैसे मीट आउट होगा, ये सवाल है। और ये मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि जो फ्री बीज की घोषणाएं हो रही हैं, क्लीन वाटर दे सकते हैं आप, फ्री वाटर दे करके और गंदा पानी आपने दे बीमार कर दिया आपने उसको। ये सब चीजें हैं, इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करना है आपको कि क्या वेलफेयर स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड और क्या मुफ्त की घोषणा। ठीक है, अश्विनी जी ने आंकड़ों के साथ एक बड़ी पिक्चर यहां पर रखी है, लेकिन अब आरपी सिंह जी देखिए रुकेगा कहां, सवाल तो यही है ना। और ऐसे में केंद्र में सरकार आपकी है, कब बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक? चलिए सर्वदलीय बैठक तो हो जाएगी, पर एक छोटी करेंगे ना, जब सरकार के पास गया मैसेज तो करेगी, सरकार भी करे, सरकार की ज़्यादा चिंता है और मोदी जी खुद चिंता कर रहे हैं कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं चेक लगना चाहिए कि फ्री बीज और जन कल्याण में फर्क भी आना चाहिए। और फ्री बीज जो अश्विनी जी कह रहे थे कि बेसिक सुविधा दिए बिना फ्री भी दे रहे हैं, पानी है फ्री दे रहे हैं पर पानी पीने काबिल हो, पानी से बीमारी हो रही है। विषय तो है, दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नया अस्पताल नहीं खोला, पर 1000 पर बेड की रेशियो कम हो गई है। दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत है कि एक नया स्कूल नहीं खोला, टोटल मिलाकर 1,27 स्कूल हैं। बार-बार दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश पर भी कर्ज का आंकड़ा गिना है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, पूरे देश की बात मैं बात कर लूँ एक मिनट। मैंने ये आप उनको बुलाकर बुलाते हैं, हमें ठोक देते हैं। लीजिए आप चलिए जी सर, कंप्लीट करिए अपनी बात। करूंगा डिबेट, आप उनको उनको रोप इन करते हैं, हमें बात तो करने दो ना, हमें बात तो सवाल के जवाब तो आप देंगे ना। अगर आप जवाब से भागना चाह रहे हैं, मैं सरदार हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। जवाब दीजिए, पास कर रहे हैं, जवाब दीजिए। सुनिए पहले बात सुनिए। 1,027 स्कूल है दिल्ली के अंदर, 700 स्कूलों के अंदर आज प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली के अंदर, 24,500 टीचर अभी भर्ती होने की जरूरत है वहां पर 70% बात हो रही है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, दिल्ली के बारे में बात हो रही है। चलिए कंप्लीट कर लें, अब दिल्ली के बारे में बात करें। आप दिल्ली के अंदर 70% स्कूल में साइंस नहीं है और फ्री बीज की बात करते हैं। अभी हाल के अंदर 124.30 करोड़ रुपए इन्होंने अपने 36 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को फ्री भी दे दिया कोरोना के नाम पर कि हमने उनका लाइसेंस फी माफ कर दी, जबकि उस समय कोरोना नहीं था जिस समय माफ करी। फिर 30 करोड़ रुपए L1 वाले को वापस दे दिया, ये क्या कर नहीं तू बेचारा तेरा काम नहीं हो पाया तो वापस ले जा। अरे ये फ्री भी, ये नुकसान हो रहा है। और दिल्ली के अस्पताल की बात करें, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, दिल्ली के किसी MLA को, किसी मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को बोलिए जाकर किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, नहीं कराएंगे। इनके अपने बच्चे स्कूल में, सिसोदिया साहब के बच्चे नोएडा में आकर पढ़ते रहे, बड़े दिल्ली स्कूल के अंदर नहीं पढ़े। केजरीवाल साहब के बच्चे दिल्ली से बाहर पढ़ते रहे, क्यों नहीं पढ़े दिल्ली के अंदर आकर? ठीक है, अरे पहले कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल कौन सा बता दीजिएगा जरा। ठीक है सर, मैं ये सोच रही थी कि शायद आप थोड़ा बड़ी पिक्चर पे बात करेंगे, लेकिन आप दिल्ली तक ही सीमित हो गए सर। आरपी सिंह जी, नहीं मेरा सवाल सर आपसे, नहीं ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी कंप्लीट की। आरपी सिंह जी, मुझे ये उम्मीद थी कि आप थोड़ा बड़ी पिक्चर पे बात करेंगे, पर आप दिल्ली तक सीमित हो गए और इसीलिए सवाल है। नितिन त्यागी जी, बड़े सारे आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, लेकिन देखिए मैं बार बार फिर वही बिंदु उठा रही हूं कि चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, एक साथ बैठकर एक टेबल पर तो बात करनी पड़ेगी ना, अगर इस विषय पर जो है रोक लगानी है तो। करना चाहते वो स्कूलों पे और चीजों पे बात करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले तो आरपी सिंह जी आपका धन्यवाद। दिल्ली में स्कूल अगर पढ़ोगे तो बात नहीं करेंगे, आपका मैं धन्यवाद। स्कूलों का गाना गाएंगे, थैंक यू। तो स्कूलों का गाना गाएंगे सर, थैंक यू। आपके शो में एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई कि भाजपा की कितनी एंटी पीपुल सोच है। लोगों को खाना नहीं मिले, लोगों को पीना नहीं मिले, पानी मिले तो कैसा, ये सोच है कि ये आज एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि नहीं खाना रोक दीजिए, वेलफेयर स्कीम रोक दीजिए। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि आम दर्शक टेलीविजन पर इस वक्त देख रहे हैं सर, ठीक है पानी ऐसा तो सर, आज बात हो रही है फ्री बीज पर, बार बार आप मुद्दे से भटक रहे हैं। फ्री बीज पर बात हो रही है कि उसे लेकर क्या कोई विजन है किसी के पास, अगर है तो उसे साझा करिए। नितिन त्यागी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। ठीक है नितिन त्यागी, आप बिल्कुल ठीक बात करें। देखिए जब हम लोग फ्री बीज की जब हम बात करते हैं, देखिए आरपी सिंह जी, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद। जब बात पे आप बौखलाने के बाद आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जबकि राष्ट्रीय मुद्दे की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है गुजरात चुनाव को लेकर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस, थैंक यू सो मच। बट लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। वो पॉइंट ये है फ्री बीज की जहां बात होती है, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही मीनाक्षी जी। अरे सुनिए ना सर, सुनिए,
मीनाक्षी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फ्रीबीज में सर आपने सारे बिंदु अभी बताए, सर अब जवाब सुन लेते हैं ना एक बार। देखिए फ्रीबीज में मैं आपको एक फर्क दिखाता हूं। जब आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं पे भी जाते हैं और ये बोलते हैं कि चाहे वो गुजरात की बात हो या पंजाब की बात हो या हिमाचल की बात हो, कहीं पे भी वो जाते हैं और जाके बोलते हैं जैसे दिल्ली में हम कर रहे हैं हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दिल्ली में वो काम कर रहे हैं। सुनिएगा सर, सुनिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, छोटी सी 1 मिनट की बात है। प्रॉब्लम फ्रीबीज में और जो आपके मुताबिक फ्रीबीज हैं और मेरे हिसाब से लोक कल्याण के जो है स्कीम्स हैं, जब आप लोगों के बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनमें हेल्प करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ज़रूरी हैं, वो होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि कहाँ पे इंटेंशन है, आप किस तरीके का। जब लोग लुभावने वादों की आप बात करते हो तो जब कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो वादे कर देती हैं और उसके बाद मुकर जाती हैं, उन्हें जुमला कह देती हैं। जब पार्टी सीरियसली, सर सुनिए ना सर, सुनिए सर, सुनिए मैं बात कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए सर। नितिन जी जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। डेफिनेटली सर, जो हमने वादा किया वो पूरा होगा, लेकिन जब बात करते हैं सर, मैं 15 लाख की बात तो नहीं लेके आया ना। आप 15 लाख पे बोल देना, मैं 1000 पे भी बोल दूंगा, इसलिए चुप हो जाओ, 1 मिनट सुन लो। 2 करोड़ नौकरी का ऐसी बातें मत करिए ना, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है, कब बच्चों की चिंता करोगे? दिल्ली के अंदर पिछले 6 साल से कई बार बोल चुकी हूँ सर, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है स्कूलों का। ठीक है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ हूँ सर, प्लीज कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा, प्राइवेट स्कूल से अच्छा आ रहा है सर, खुश रहिए सर, प्लीज सर, दिल्ली अच्छा कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी, मैं अब आपको टोक रही हूँ यहाँ पर, आप प्लीज, अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स कर जा रही हूँ सर, आप उनको दे दीजिए प्लीज। ठीक है, कंप्लीट करिए सर, अभी क्लोजिंग रिमार्क्स है सबकी तरफ। क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज की तारीख में अगर दिल्ली के अंदर आप एक एग्जाम्पल की तरह से लें, एजुकेशन को इतना बढ़ाया गया, इतना किया गया कि जो है, देखिए क्लोजिंग रिमार्क्स करने तो दीजिए सर, कि पूरी दुनिया में उस शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है, पूरी दुनिया में दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का नाम। मैं ये समझ रही हूँ, इसीलिए मैं देखिए जा रहे हैं इसको, आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, आपकी पॉलिटिक्स इसी आधार पर आगे बढ़ेगी। ठीक है दीपक जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राष्ट्र हित में जो भी है वो कदम उठाए जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और कहे कि मैंने जो फ्री बांटे हैं उसके लिए माफी मांगता हूं, अब भविष्य में कुछ ऐसा नहीं होगा। और एक बात और बता देता हूं कि जो मुद्रा योजना, आप तो मोदी जी से ज्यादा बोलते हैं, मोदी जी को बुरा लग जाएगा, मोदी जी को बुरा लग जाएगा सर, मोदी जी को बुरा लग जाएगा, उनसे ज्यादा मत बोलिए। देखिए बात ये है, बोलकर आए थे 10 दिन में कर्जा माफ। आरपी सिंह जी अब क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए जा रहे हैं। देखिए घर बैठा दर्शक भी सर देखता है कि कौन बात कर रहा है, कौन समय बर्बाद है। मैं सर आपका सर आपका क्लोजिंग रिमार्क्स है, आप बोल लीजिए। ठीक है सर, आप रुकिएगा। चलिए आरपी सिंह जी, आप, मेरे को लगा था कि सत्ता पक्ष से है तो बाकी सब बोलने में फिर आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगी, लेकिन अगर आप पहले बोलना चाहते हैं क्यों, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। 2021 और 22 का जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का है, इन्होंने लगभग 3,10,000 करोड़ लोन बांटे हैं, जिसमें से 4 करोड़ समथिंग लोगों को बांटे गए हैं और ये सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बांटे गए हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं, इसकी ईडी और सीबीआई की जांच कराते। ठीक है, क्या है ये, क्या हो रहा है, किसको फ्री में बांट रहे हो आप? ठीक है, फ्री में नहीं है क्या? 3 लाख करोड़ रुपए आपने भाजपा कार्यकर्ताओं को बांट के लगा के यहाँ पे बात करते हैं। सर्वदलीय बैठक में सर जाएंगे तो किस मन से जाएंगे और माफी मांगिए कि प्रधानमंत्री। ठीक है दीपक जी, चलिए सर, आप एक साथ अपनी आपकी बारी आएगी सर। ठीक है, कंप्लीट करिए। आपके प्रश्न का जवाब ये है कि फ्री बीज पर रोक ना तो लग सकती है इस देश में, ना लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन माननीय मोदी जी अगर आज बात कर रहे हैं कि फ्री बीज नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, तो ये कोई नैतिकता की वजह से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। कैसी मजबूरी? जब मोदी जी आए थे सबसे ज्यादा जनता को फ्री बांटने का काम मोदी जी ने शुरू किया था। अभी 4-5 महीने पहले यूपी के चुनाव हुए हैं, मोदी जी वोट मांगने गए, हर भाषण में उनके भाषण उठा के पढ़ लीजिए, वो बार बार बताते थे हमने फ्री शौचालय दिए, हमने फ्री गैस सिलेंडर दिए, हमने किसानों को पैसा दिया 2,000 रुपए, हमने। सर कौन नहीं बताता है? फ्री का नहीं तो इसका मतलब वो बांट रहे थे, मैं यही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब मेरा वाक्य पूरा हो जाना, सबसे कम समय मुझे ही दिया आपने। इसका मतलब वो बांट रहे थे, लेकिन अब 8 साल के अंदर मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को इस हालत में पहुंचा दिया है कि उनके पास बजट नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, बजट नहीं बचा, इसलिए वो मजबूरी में अब कह रहे हैं कि नहीं बांटेंगे, नहीं बांटे जाने चाहिए, और उसे नैतिकता का लबादा उड़ा रहे हैं। पहुंचा दिया हिंदुस्तान। क्लोजिंग रिमार्क्स। ठीक है, देखिए जहां तक सवाल है इसका कि ये जारी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, पूरी जो जन कल्याणकारी और जन सरोकारी योजनाएं वो चालू रहनी चाहिए, इसको ना कोर्ट बंद कर
सकता है, ना इलेक्शन कमीशन ठीक का है, यानी बंद नहीं होगा, नहीं बंद RJD कर की सकता तरफ से है, ठीक है, लेकिन इसकी full stop नहीं प्राथमिकताएं लगेगा। तय होनी चाहिए। ठीक है। इसमें क्या रखें क्या नहीं रखें ये तय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आरपी सिंह जी, आप बोलिए। खान पान, उन्होंने कही- Closing स्वास्थ्य, remarks है, शिक्षा, सर, closing इस remarks, पे ठीक आप है, कोई ठीक है। पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, सर्वदलीय बैठक सर अब कैसे कामयाब होगी अगर इस मन के साथ बाकी दल आएंगे तो? सबको बुलाया जाएगा और सबकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है स्टेट की बताया जाएगा। डिस्कॉम के जो पैसे देने स्टेट से वो पूछा जाएगा कब देंगे, तो अपने आप समझ लग जाएगी बात। सबके बड़े उसमें हमारी सरकार है, परंतु सबके पंजाब सबसे नंबर 1 पर है उसमें डिस्कॉम के मामले में। और जो आप कमिटमेंट करें वो ठीक तो पूरी करें। अगर आप पानी फ्री करें, पीने का पानी नलके से दे तो नहीं ऐसा जो आदमी पीकर अस्पताल में दाखिल ना और अस्पताल में जाकर बिल देना पड़े, वो सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकता। तो आप कमिटमेंट करें। दिल्ली में एक नई सड़क पिछले 7 साल में नहीं बनी, एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, एक नया हॉस्पिटल नहीं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं। आप बनी, मैं दिल्ली वाले से जरूर दिल्ली वाले को सबके साथ चिंता है, सबसे पहले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली वाले के इंटरवेंशन के लिए। तो आप वादा वो करिए जो पूरा करें और ठीक ढंग से पूरा करें। ठीक है, शिवम त्यागी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये चर्चा ही आज इस वजह से हुई है क्योंकि शायद प्रधानमंत्री जी ने ही पहली बार कहा है कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। बाकी किसी की तरफ से तो आया नहीं। यहां पर बैठकर भी प्रवक्ता सब यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि इसका नहीं, भाटी जी तो कह रहे हैं कि उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन मजबूरी किसी और प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं आई? उनका देश क्या देश नहीं था? इस देश में तो और भी बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं। मुझे पूरी अभी बीच में क्या है, पांचों एक साथ बोल रहे हैं। माइक मिला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यूअसली बोलना है, थोड़ा सुनना भी होता है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स, ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है, क्लोजिंग रिमार्क्स में ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोल दो। ठीक है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है, आपकी बारी में कोई नहीं बोला। देखिए ठीक है, नहीं, मेरे बारे में कैसे नहीं बोले? आपकी बारे में कोई नहीं बोला, मैंने रोका ना सर, मैंने रोका ना आपका, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क पूरा लिया मैंने। क्लोजिंग रिमार्क्स ठीक है, क्लोजिंग तो करने दीजिए भाई। आरबीआई से पैसे सर देखिए समय बर्बाद हो रहा है सर, प्लीज। आर्मी का पैसा अरे क्या है ये? देखिए सर आपकी आवाज ऑडियो नहीं जाएगी, क्या है ये? ऑडियो नहीं क्या है? जाएगी। इतना ठीक है, इतना कंप्लीट करिए सर, शिवम त्यागी, कंप्लीट ही कर कंप्लीट करिए रहा हूं। दूसरा फटाफट। मतलब कांग्रेस की मानसिक स्थिति देखिए, वो कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को 3 लाख करोड़ का मतलब लोन दे दिया। मतलब वो बीजेपी कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ता की वो पट्टी लेकर जाता है और उसको लोन मिल जाता है। मतलब क्या हो गया है आपको? और अब अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है इस देश की। जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल ये बता रहे थे, कह रहे थे कि वो फ्रीबीज देते हैं तभी दूसरी जगह जाते हैं, लोग सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म गेन है। फ्यूचरिस्टिक देश बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा अगर इस मॉडल पर चला। और अगर आप इतने पाक साफ है ना, तो सीएजी की रिपोर्ट कल विधानसभा टेबल कराइए और बताइए देश को कितना फायदा दिया आपने। 2 लाइनें सर। एक चीज खाली त्यागी जी को नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर, मैं आपकी बात नहीं ले पाऊंगी अभी। सर इस ठीक है, देश की closing remarks। पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसी है, 91 से पहले सब अर्थशास्त्री कह रहे थे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आने वाला है, लेकिन जिस दिन सोना गिरवी रखा गया तब समझ में आया क्राइसिस क्या है। उसके बाद फिर क्राइसिस नहीं आया। 2-3 स्टेट्स पूरी तरह कोलैप्स होंगी, सैलरी के पैसे नहीं होंगे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होगा, तब जाके ये रियलाइजेशन होगा। ये पॉलिटिकल सर मैं आपकी बात अभी नहीं ले पाऊंगी, क्लोजिंग रिमार्क्स है प्लीज। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल कोलैप्स के बाद फिर चिंतन शुरू होगा। मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आने वाले 10 साल में दिखाई नहीं। 2 लाइन में क्लोजिंग रिमार्क्स। देश को वेनेजुएला, लंका और पाकिस्तान बनने से बचाना होगा। आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और ऐसी परिस्थितियों में जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली आर्टिकल 14, आर्टिकल 162, आर्टिकल 282 क्यों साफ तौर पर लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति इरेशनल चीजों को नहीं बांटेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी जा सकती। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में पता है कि ये चीजें आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको फ्री बीच के नाम पर जनता को नहीं बांटना चाहिए। देखिए इस बात से किसी को इनकार नहीं है सर, एक सेकेंड, इस बात से किसी को इनकार नहीं कि जो तबका हाशिए पर है उसे सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो सपोर्ट किस कॉस्ट पर होगा, किस कीमत पर होगा, इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। उम्मीद यही कि आगे इस पर कम से कम एक खुले दिल के साथ, एक बड़े विजन के साथ बातचीत हो, बहस हो। हमारी कोशिश थी कि एक चर्चा, एक व्यू पॉइंट यहां स्टूडियो डिस्कशन से आपके सामने लेकर आए। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखते रहिए टाइम्स ऑन ऑफ भारत।